अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खत्ताब। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया गया है। रावलपिंडी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका ने मुल्क में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को जारी रखने और इलाकाई अमन के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत पर इत्तफाक कर लिया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से जायजा लिया गया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों और मासूम शहरियों को निशाना बनाने समेत मशरकी सरहदों पर सूरत हाल का जायजा लिया गया है। ISPR का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने और अफगान मुफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। इजलास के शुरका ने इलाकाई अमन और मुल्क में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। आप बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ की सज़ा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा के खिलाफ एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। ज़िमनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत कर चुका है, जबकि अदालत ने सज़ा मौतली की दरख्वास्त मरकज़ी अपील के साथ सुनने की हिदायत की है। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 7 साल कैद व जुर्माने की सज़ा सुनाई थी और उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी भी किया था। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ 1 जनवरी और फिर 4 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और दोनों मरतबा रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने, जो कि तज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं भट्टू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज नवाज शरीफ की सज़ा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त एक बार फिर जो है वो दायर कर दी गई है। जी ये पहले भी गई थी टेक्निकल, वो जो आप पे वो गई थी कुछ इसमें मैं खल था, लेकिन बात ये है कि देखिए सजा तो हो चुकी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले जो उनकी बेल मिली उसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट पे नैब गया हुआ है। अभी इनकी तो जाहिर है कि ये बरियत के लिए जा रहे हैं, लेकिन नैब भी तो जाहिर है कि वहाँ पे गया हुआ है। एक तो सजा जो कम है और एक जो एक केस में से, एक रेफरेंस में से उनको फ्री किया गया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। तो उस तनाज़र में मैं समझता हूँ, लेकिन एक चीज जो सबको परेशान कर रही है वो ये चीज है कि ये सारे केसेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों जाते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन थी उस वक्त के जज जो अब चीफ जस्टिस हैं उनकी भी जो थी वो बड़ी हैरत अंगेज किस्म की जजमेंट्स थी। ऐसे लगता था कि वो पार्टी बने हुए हैं, तो मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, लेकिन उनके रवाबत जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी के साथ थे और वो उनका जो ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ के साथ, वो जब वकला तहरीक थी उसमें भी वो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर से जो फंडिंग करते थे, वो एक जज साहब थे जो बाद में जज बने, वो फंडिंग उनको आती थी। एनी हाउ, लेकिन ये मामला जो है इस दफा जो सुप्रीम कोर्ट की जो इनकी बेल हुई थी उसके ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस दफा इस केस में इनकी जमानत होती नजर आ रही है। इस दफा जमानत नहीं होगी, मुझे यही लगता है। अच्छा सर, करप्शन मुकदमात जो है अपोजिशन को उसका सामना है, अपोजिशन का लाहे अमल क्या है? कुछ सामने नहीं आ रहा और अपोजिशन इत्तेहाद में अपोजिशन की अदम दिलचस्पी जो है वो नजर आ रही है। देखिए, अदम दिलचस्पी इसलिए है कि अल्लाह करे कि जिस किस्म का एहतसाब हो रहा है ये चलता रहे, ना सिर्फ अपोजिशन का बल्कि हुकूमती जो लोग हैं जिनके ऊपर दाग हैं करप्शन के, उनका भी एहतसाब ऐसे ही होना चाहिए और मेरे ख्याल में होगा भी। स्कैटर्ड जो आप कह रहे हैं अपोजिशन इसलिए कि बानमती का कुंभा इकट्ठा किया हुआ है, जिनमें से मोस्टली ये लोग जो है करप्ट हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क से भाग गए हुए हैं, सलमान शहबाज जो है वो भी जिनके ऊपर एलिगेशंस थे, नैब के ऑब्जर्वेशंस थी उनके ऊपर, उनको बुलाया जा रहा था। मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे वो भी भाग चुके हैं। हमजा शहबाज ने भागने की कोशिश की। उसके अलावा आप देख लीजिए कि
ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई जो है वो करप्शन केसेस में अंदर है। और सबसे बड़ी बात कि एक्स प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब के ऊपर 20 बिलियन डॉलर का केस जो है कराची नैब में LNG का चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है। ठीक है। तो इस तनाज़ुर में अगर आप देखते हैं, ये तो हो गई PMLN की बात। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाइए। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी से लेकर नीचे तक सब करप्शन के इल्जामात में जो है मतलूब हैं। तो ऐसी ऑपोजिशन जो अपने सर बचा रही हो, वो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से इकट्ठी हो सकती है। इस वक्त तो अपने अपनी स्किन बचाने की इनकी जो है, और अगर ये इकट्ठे होंगे भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सिर्फ इतनी बात होगी कि जी हम जो फेस कर रहे हैं करप्शन के चार्जेस, हम अपने आप को बचा कैसे पाएं। अच्छा, क्या करप्शन मुकदमात और जो माइनस फार्मूला है ये लाज़िम मलजूम है? माइनस फार्मूला देखें, ये सीना गजट है, अभी तक तो यही चल रहा है। लेकिन अगर करप्शन को प्रूव करके सजाएं मिसाली दी जाएं जी, तो फिर उसमें चाहे इमरान खान भी माइनस हो जाए, कौम को उसके ऊपर दुख नहीं होगा। ठीक है। अगर ये मनसूबा ऐसे है कि किसी 1, 2, 3 या जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को या फिर इमरान खान को माइनस करना है, उसके लिए एहतसाब हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप जेन्युइन एहतसाब करते हैं, इनको सजाएं देते हैं, तो फिर उसमें जो मर्जी माइनस हो जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है जी, कि लोग इस वक्त जो है वो हुकूमती इदारों की तरफ, अदलिया की तरफ देख रहे हैं। और ये जो एक लंबा प्रोसेस चल रहा है अदालतों का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको फौरी सजाएं मिलनी चाहिए। कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब आज 3 साल होने को आए और पनामा के अंदर अभी उनके केसेस चल रहे हैं, अपील हो रही है, अभी हाई कोर्ट में गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तो ये इतना लंबा प्रोसेस जो है ये नहीं होना चाहिए। इसमें जाहिर है कि अकाउंटेबिलिटी अपनी अफादियत खो देती है। अच्छा, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी की भी बात की, करप्शन के हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिलावल भुट्टो जरदारी को तो रिलीफ मिल गया, जरदारी साहब का क्या होगा? उनको भी रिलीफ मिलेगा क्या? ठीक है उमर खताब भट्टू साहब, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो केस है ये कहीं भी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत की एक बेवकूफी थी कि उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट जो है उसको 172 जो लोग थे उनको नाम दे दिए, जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि बेनिफिशियरी तो शायद हो बिलावल भुट्टो, लेकिन किसी किस्म की करप्शन का उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि सूबे के CM का नाम आपने जब ECL में डाल दिया, जी जी, तो वो बात कुछ मतलब समझ नहीं आती है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो नहीं भाग सकता है ना जी। जी जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस अकाउंटेबिलिटी को, जो एक प्रोसेस था, जो ECL का प्रोसेस था जो चल रहा था, उसको खराब करने में मुराद अली शाह साहब का सिर्फ ECL से नाम निकालने का उन्होंने कहा है, लेकिन उनको बरी नहीं कर दिया गया कि उन पे वो जो केस है या जो उन पे इल्जामात हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो बात वहीं की वहीं है। और फवाद चौधरी ने कल बयान भी दिया था कि जो हमने इस्तीफे का मुतालबा किया है वो बरकरार रहेगा। देखिए इल्जामात तो वही है जो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि नैब जब चाहे इवन बिलावल भुट्टो को भी बुला सकती है, ठीक है, तो CM सिंह को भी बुला सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन एक चीज और भी माइंड में रखिएगा कि कम से कम पिछले 10 साल जिन हुक्मरानों ने यहाँ इस मुल्क को लूटा, उनके खैर ख्वाह ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, अदलिया में भी हैं और बहुत सी जगहों पे हैं, मीडिया में भी हैं। तो उस तनाज़ुर में मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन पैदा की जाती है, जिससे ये तासर उठता है कि शायद अकाउंटेबिलिटी पे कंप्रोमाइज हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के थोड़े से दिन रह गए। इवन देन ये प्रोसेस जाएगा, आगे तक चलेगा, ये बंद नहीं होगा। अच्छा, आज़म स्वाति साहब का जो मामला है आज ज़ेरे बहस है, काफ़ी ख़बरें उसके हवाले से चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। आज़म स्वाति को जो मामला है उसको FBR को भिजवा दिया गया है और वो तहकीकात करेंगे उसके केस को। क्या आज़म स्वाति भी नाअहल हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? देखें जी, अगर उन्होंने ऐसे कोई लूटमार की है, मनी ट्रेल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, या फिर बियॉन्ड जो है उनके जो लिविंग जो सोर्स है वो बियॉन्ड वो है उससे, तो फिर जाहिर उनको अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि माजी की तरह आज़म स्वाति साहब या किसी और का जब मामला आता है तो रूलर जो है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसमें बिल्कुल साइलेंट होते हैं और कोई बयान नहीं आता है।
और सपोर्ट नजर नहीं आती है। आज जब इस केस पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये इन्होंने वजारत से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये रुकन असेंबली हैं, अब ये देखना है कि ये रुकन असेंबली के अहल हैं या नहीं हैं। देखें उमर खताब भट्टू साहब, ये इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करनी है जी, और ये मेरे ख्याल में कोर्ट डिसाइड करेगा जो उनके ऊपर एलिगेशन है, FIA या नैब और दूसरे इदारे जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास इसकी सारा खाता आएगा, तो उसके बाद वो जब डिस्क्वालीफाई अगर उन्होंने कर दिया तो फिर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो आजम स्वाति क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं तो आजम स्वाति क्यों नहीं, अगर वो मुजरिम साबित होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, होना चाहिए, उनको होना भी चाहिए। हाँ, अगर होते हैं तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, इसके हवाले से खबर भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। तो जो नए पाकिस्तानी सफ़ीर हैं डॉक्टर अली जहांगीर सदीकी की जगह उनको तैनात किया गया है, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो उनकी मुलाकात करवाएं, उनकी ये पहली तरजीह है। तो इससे क्या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर उनकी मुलाकात हो जाती है? तो देखें, ये जो अभी एम्बेसडर आए हैं, अली मजीद इनका नाम है ना जी, डॉक्टर असद मजीद इनका नाम है, ठीक है जी, ये 29 साल से फॉरेन सर्विस कर रहे हैं, डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, UNO में इन्होंने काम किया, उसके बाद मुताबिक जगहों पे ये जो है एम्बेसडर भी रहे, और अभी भी जैसे मेरे ख्याल में टोक्यो में थे जी, ये जी जापान के शहर टोक्यो में तैनात है, ठीक है जी। और उसके अलावा इन्होंने जो आपकी जो ये जो स्टेट्स है, रशियन स्टेट्स जो इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी, उन सब में इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद पाकिस्तान की ये डिप्टी मिशन भी थे यूनाइटेड नेशन में। और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन बात है कि एक कैरियर डिप्लोमेट जिसने 29 साल से फॉरेन अफेयर में काम किया है, उसको जो है वो असाइन किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA। और पहले वाला तो वो देखे ना, वो ड्रामा था, वो करप्ट आदमी था, और एक मीडिया ग्रुप के बड़े मालिक जो हैं उनका वो दामाद था, एक मीडिया ग्रुप की जो है खातून हम TV वाली उनकी वो बेटी सदीकी के वाले से काफी उनको तनकीद भी रही है इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून ने उनको अपॉइंट किया था बड़ा जी, ही वॉज पार्ट ऑफ द माफिया जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है भुट्टो साहब की, और टू सम एक्सटेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि फॉरेन जो आपका महाज है उसके ऊपर अच्छी डिप्लोमेसी हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। और वर्ल्ड में जैसे जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, पैक की वजह से नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में इमरान खान का स्टांस भी बहुत अच्छा था। आपने देखा कि कल चोई निसार जैसा बंदा भी कह रहा था कि इमरान खान का टुवर्ड्स जो स्टांस टुवर्ड्स अमेरिका है वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छी डेवलपमेंट है अगर इनकी मीटिंग होती है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि इस वक्त लेकिन जो ब्लॉक बन चुका है खान साहब जो आपने वज़ीर आज़म साहब की बात की है, उनके स्टांस की बात की है, देखिए ना, पहले कुछ स्टांस और था जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और ट्रंप साहब ने ट्विटर पर बयानात दिए तो टकराव हुआ उन बयानात का। उसके बाद से अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, पहले कुछ और था। उमर खताब भट्टू साहब, अगर आपने पढ़ा हो, आप तो छोटे होंगे, तो खैर मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा, तो मैं सहमत में था। मैंने भुट्टो साहब को देखा भी उस वक्त उनके लास्ट डेज से। तो बात यह है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो पर्सनैलिटीज के गिर्द भी कई दफा घूमती हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसीज ये देखा जाता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत जबरदस्त है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये एक मतलब देखे ना, प्रॉक्सी चलती है। अगर आपको अमेरिका ने डराया धमकाया, मियां नवाज शरीफ साहब चुप हो गए, तो वो हमारे पर चढ़ाई करेगा। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अब आम पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। अब जब इमरान खान साहब ने उनको जो है उसको काउंटर किया, तो फिर आप एक लेवल पे आ जाते हैं। गो कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में, हर चीज में, इकोनॉमी में बहुत पीछे है। गो कि उनकी इकोनॉमी भी जो है बहुत बड़े कर्जों में घुसी जो है वो इस वक्त फंसी हुई है, और वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन एज ए नेशन मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको एज ए नेशन जो है खुददार कौमों में खड़ा कर सकती है। और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम बहुत अरसे बाद ऐसे हुआ है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर उनके साथ मीटिंग अरेंज हो रही है,
और जैसा कि इस वक्त आपके डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान में भी, तो उस तनाजर में और जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, रशिया और चाइना हमारे करीब है, हम उनके करीब हैं, तो उस तनाजर में ये बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हो। सर, अफगान सदर के नुमाइंदा खसूसी आपने अफगानिस्तान की बात की, उमर दाऊद ज़ई पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं और सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुकाम से उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है। जैसे कि कल मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं, मुलाकात होने जा रही है जो तालिबान के नुमाइंदे हैं और जो अमरीकी नुमाइंदे हैं उनके दरमियान भी, और कोई दीगर फ्रीकैन उसमें शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान का यकीनन इसमें बहुत अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें वक्त दिया। हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म साहब की, नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ 1 जनवरी और फिर 4 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और दोनों मरतबा रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से भी नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा में इजाफे के लिए 2 अपीलें दायर की गई हैं। नैब का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के जो ठोस सबूत पेश किए, इसलिए उन्हें बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और महज शक का फ़ायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। नैब ने अपनी दूसरी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साबित किया, एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को मिलने वाली 7 साल कैद की सज़ा कम है, उसे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज़म सवाती के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात पुलिस और FBI के सपुर्द कर दी गई हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्ताफ़ी वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ इल्ज़ामात, असासों और टैक्स छुपाने से मुतालिक मामले की तहकीकात पुलिस और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI के सपुर्द करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमा अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद तबादला अस्कुद नोटिस की समाअत की है। इस दौरान मुस्ताफ़ी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म खान सवाती के वकील अली ज़फ़र और अदालती मुआवन फैसल सदीकी व दीगर पेश हुए। दौरान समाअत वकील अली ज़फ़र ने बताया कि आज़म सवाती ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। हम इस मामले को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत देख रहे हैं कि क्या वो रुकन असम्बली रहने के अहल हैं या नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र से मुकालमा किया कि अभी वो वजारत पर आज़म सवाती का नाम चल रहा है, वो लोग दिन गिन रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि क्या आपने अब तक क्या काम किया है, जिस पर उन्हें बताया गया कि हमने आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती, नजीबुल्लाह जान मोहम्मद, फैज़ महमूद और जहांज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फ़ोन ना सुनने पर IG तब्दील कर दिया गया। IG साहब, अगर आपने लोगों को इंसाफ नहीं देना तो किस चीज़ के IG लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गरीब लोगों को मारा पीटा गया। GIT रिपोर्ट में आया कि वज़ीर के साथ पुलिस ने खसूसी बर्ताव किया। हम मिसाल कायम करना चाहते हैं कि बड़े आदमी छोटों को रोंद नहीं सकते, यहाँ सज़ा भी मिलेगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आज़म सवाती को 62(1)(f) के तहत नोटिस कर देते हैं। पुलिस ने पर्चा दर्ज कर नहीं किया है और चीफ जस्टिस ने IG से मुकालमा किया कि गरीबों को मारा गया, आपसे कहा कि दाद रसी करें लेकिन आप फिर मिल गए। आमिर जुल्फ़िकार, आपके बारे में मेरा तासुर बहुत ख़राब हो गया है। इस दौरान अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि GIT ने लिखा है कि IG के तबादले में आज़म सवाती का किरदार नहीं, लेकिन तबादला उसी दिन किया गया जब IG ने फ़ोन सुनने से इनकार किया। फैसल सिद्दीकी के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि GIT ने कुछ मामलात में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को मुदाखलत की सिफारिश की है। इस पर अदालती मुआविन ने मजीद कहा कि GIT के मुताबिक आज़म सवाती ने 2 असासों के बारे में गलत बयानी की, जिस पर चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई ऐसा फॉरम है जहाँ इस मामले को भेजा जाए। चीफ जस्टिस के सवाल पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज़म सवाती के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, जबकि असासे छुपाने पर नाअहली की कार्रवाई हो सकती है, मगर एहतसाब अदालत में रेफरेंस नहीं जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक आदमी सादिक और अमीन ही नहीं तो वो कैसे रुकन असम्बली रह सकता है। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि आज़म सवाती के एहसासे उनके मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते हैं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात से तजावुज़ तो GIT रिपोर्ट से साबित हो गया है। साथ ही चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र से मुकालमा किया कि आप बताएं इसमें क्या होना चाहिए, हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया
कि जो असासे छुपाए हैं उनका बताएं, जिस पर उन्हें वकील ने बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI उनके बारे में तहकीक कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अकाउंट्स में 1 अरब 53 करोड़ है। इस दौरान वकील अली जफर ने कहा कि उनके मौक्किल आजम सवाती ने अमरीकी शहरियत 1996 में छोड़ दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती अब मुल्क से बाहर तो नहीं जा सकते। इस पर अदालत में मौजूद साबिक वजीर ने कहा कि मैंने वीजे के लिए दरख्वास्त दे रखी है, जल्द मंजूर हो जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शख्स ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गरीबों को मारता है, मरवाता है, पिटवाता है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना है, वो शख्स सादिक व अमीन कैसे हो सकता है। आज इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं, लेकिन आप कमजोर पड़ जाते हैं, नौकरियां बचाने के लिए बड़े सियासतदानों को बचाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले को कहीं और भिजवाने के बजाय हम खुद 62(1)(f) के तहत ट्रायल कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने आज इस्लामाबाद तबादला स्कूट नोटिस केस की समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अली जफर बताएं हल क्या है। एक ऑप्शन ये है कि हम खुद ट्रायल कर लें, हम ट्रायल और इंक्वायरी कर सकते हैं। इस तरह अली जफर ने बताया कि आप IG को कानून के मुताबिक इलेक्शन लेने का कह सकते हैं और असासे छुपाने का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि IG तो कुछ करने को तैयार ही नहीं, हम पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही है। चीफ जस्टिस ने आज इस्लामाबाद से मुकालमा किया कि आपने अभी तक FIR दर्ज नहीं की, आप भी वफादारी निभा रहे हैं, आपने JIT रिपोर्ट कूड़ेदान में तो नहीं डाल दी। इस मौके पर अदालत ने IG इस्लामाबाद को चैम्बर में पेश होने की हिदायत की और रिमार्क्स दिए कि अदालत आजम सवाती को सुनकर फैसला देगी। इस पर अदालत ने आजम सवाती के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात मुतल्लिका इदारों के सुपुर्द करते हुए हुक्म दिया कि पुलिस और FBI साबिक वजीर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा अभी खत्म नहीं करेंगे, पुलिस और FBI को रिपोर्ट्स आने के बाद केस की दोबारा समाअत करेंगे। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजम सवाती के फार्म हाउस में दाखिल होने और उनके गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। इस हवाले से ये खबर सामने आई थी कि आजम सवाती का फ़ोन न उठाने पर IG इस्लामाबाद का मुबैना तौर पर तबादला किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को नोटिस लेते हुए IG के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मामले का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि सुना है कि किसी वजीर के कहने पर IG इस्लामाबाद को हटाया गया। उन्होंने कहा था कि कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी, हम किसी सेनेटर, वजीर और उसके बेटे की वजह से इदारों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान मामले की बाकायदा तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में मुतासरा खानदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से लेकर नीचे तक सब इस वाक़े में मुलव्वस हैं। हम IG को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, जबकि चीफ जस्टिस साकिब निसार का शुक्रिया कि उन्होंने नोटिस लिया था। इसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि मुतासरा खानदान और वफाकी वजीर के दरमियान सुलह हो गई है। इसके बाद 29 नवंबर को अदालती हुक्म पर बनाई गई JIT रिपोर्ट को अदालत में पेश किया गया था, जिसमें आजम सवाती को कसूरवार ठहराया था और लिखा था कि आजम सवाती ने गलत बयानी करते हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जबकि एक वफाकी वजीर को खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। इस JIT रिपोर्ट पर अदालत ने आजम सवाती को जवाब दाखिल कराने का कहा था, जिस पर 5 दिसंबर को आजम सवाती ने अदालत में जवाब जमा कराया था। अपने जवाब में आजम सवाती ने कहा था कि मैंने कानून की तालीम हासिल कर रखी है, इसलिए मैं कानून की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि नियाज मोहम्मद खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि इस हवाले से JIT का इल्ज़ाम गलत है और मैंने पुलिस की हिदायत पर अमल भी किया है। PTI रहनुमा ने कहा था कि मुझे पता चला कि खातून को गिरफ्तार किया गया तो उसी वक्त अपने बेटे से कहा कि इस मामले में राजीनामा किया जाए, ताहम ये मामला राजीनामे पर ख़त्म हो चुका है। आजम सवाती ने कहा था कि JIT की इनसे मुतालिक राय दुरुस्त नहीं है, जिनकी मुदरजात हतमी हैसियत नहीं रखते और उन्हें अदालत में साबित करने की ज़रूरत है। तमाम 5 दिसंबर की ही समाअत में चीफ जस्टिस मिर्ज़ा साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि आजम सवाती के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रायल हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) पर शहादतें रिकॉर्ड करने की मजाज है। इसके बाद 6 दिसंबर 2018 को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा आजम सवाती ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।
बात करेंगे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नए पाकिस्तानी सफ़ीर की पहली तरजीह है। वाशिंगटन पाकिस्तान और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को नई जोहद बख्शने के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नए सफ़ीर वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और जिनकी अवलीन मकासद में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात के मौक़े तलाश करना है। डॉक्टर असद मजीद अब तक जापान के शहर टोक्यो में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात थे, जो अली जहांगीर सदीकी की जगह वाशिंगटन में सफ़ीर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए वहां पहुंचे हैं। ख्याल रहे कि अली जहांगीर सदीकी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत ख़त्म होने से चंद रोज़ कबल वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर नामजद किया था, जिस पर उन्हें खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। अलबत्ता उसके बावजूद वो 7 माह से ज़ायद इस ओहदे पर तैनात रहे। वाज़ेह है कि 2 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमल की अमेरिकी कोशिशों पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमेरिकी सदर का कहना था कि मैं पाकिस्तान की नई क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ और मुस्तकबिल बाईद में इस पर अमल करेंगे। रवां हफ्ते अमेरिकी, पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया में ये दावा सामने आया था कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों के सफारती हल्के व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात के मौक़े तलाश कर रहे हैं। तहां वाशिंगटन के सफारती हल्कों का ये कहना था कि इस किस्म की मुलाकात सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सके। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतअद्दिद अदवार हो चुके हैं। तहम अब ये मुज़ाकरात आइंदा माह सऊदी अरब में मुतवक्के हैं, लेकिन इससे अब तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। डॉक्टर असद मजीद जो वाशिंगटन में 2015 तक नायब सफ़ीर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, इनसे तवक्को है कि वो उस मामले पर ज़्यादा तवज्जो देंगे जिससे तिजारती शराकतदारी ज़्यादा पायदार होगी। दूसरी जानिब उनके लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि वो अमरीकी हुकूमती हल्कों में पाकिस्तान के लिए मजबूत लॉबिंग करें, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करती थी, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात और अदमी दिलचस्पी के बायस गैर फ़आल हो गई थी। इस सिलसिले की तजदीद के लिए साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी ने कुछ कोशिशें ज़रूर की, लेकिन वो अपनी मुख्तसर मुद्दत के दौरान इसमें कोई ख़ास पेशरफ्त दिखाने में कामयाब ना हो सके। ख्याल रहे कि नए पाकिस्तान सफ़ीर की पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात परवान चढ़ाने की कोशिशों में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी सुफरा पर आयद सफरी पाबंदी भी हायल होगी, जिसके तहत उनके लिए बग़ैर इजाज़त 25 मील से ज़ायद इहाते से बाहर जाने पर पाबंदी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।